discussing about purine metabolism and its disorder. Among nucleic acid metabolism, that is the most important metabolism to be asked, either as a whole purine metabolism or the disorder of purine metabolism, that is the gout or Lesch-Nyhan syndrome. So what are nucleotide? क्या होते हैं nucleotide? What are nucleotides? इसमें एक पेंटोज शुगर होगी, है ना, राइबोज, जिसे बेसिकली राइबोज शुगर होगी, साथ में आपके बेस पेयर्स होंगे, है ना, एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू प्यूरिन एंड द पिरिमिडीन. प्यूरिन के एग्जांपल्स क्या होते हैं? एडिनिन एंड गुआनिन. और पिरिमिडीन के यूरेसिल. डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. थायमिन की प्लेस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन द आरएनए, है ना. So this is the structure of purine and this is the structure of pyrimidine. Purine आपकी डबल रिंग स्ट्रक्चर्ड होती है एंड pyrimidine आपकी सिंगल 6 स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. प्यूरिन में आएंगी आपकी एडेनिन एंड द गुआनिन एंड pyrimidine में आएंगी साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरेसिल. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन रिंग. इट्स अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. एडेनिन में आपका NH2 जो ग्रुप होता है वो 6 पोजीशन पे होता है, जबकि गुआनिन में जो है आपका NH2 ग्रुप आपका 2nd पोजीशन पे होता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द एडेनिन एंड द गुआनिन. सो द स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर टू न्यूक्लिक एसिड आर हाइपोजेंथीन, जो कि आप मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन में पढ़ेंगे. जब प्यूरिन ब्रेकडाउन होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइपोजेंथीन, जेंथीन एंड द यूरिक एसिड. ठीक है. तो ये हाइपोजेंथीन का स्ट्रक्चर है, देन जेंथीन का स्ट्रक्चर है, देन यूरिक एसिड इन द कीटो फॉर्म एंड द इनोल फॉर्म. कीटो फॉर्म में आपका सिर्फ O ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, एंड जो आपका इनोल ग्रुप है उसमें OH प्रेजेंट है. ठीक है. अब इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के जो पाथवे होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो डीनिवो सिंथेसिस और एक सैल्वेज पाथवे. डीनिवो सिंथेसिस का मतलब होता है आपका माइनर कंपाउंड से फॉर्म हो रहा है, स्मॉलर कंपाउंड से फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डीनिवो सिंथेसिस. एंड सैल्वेज पाथवे जो न्यूक्लिक एसिड ब्रेक हुआ उसी से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं सैल्वेज पाथवे. तो 2 सिंथेसिस होते हैं, डीनिवो सिंथेसिस एंड द सैल्वेज पाथवे. अब जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है इसमें वेरियस अमाइनो एसिड से ये फॉर्म हो रहा है, तो इट्स अ स्मॉलर कंपाउंड. अमाइनो एसिड से आपका प्यूरिन का फॉर्मेशन, तो दैट इज डीनिवो सिंथेसिस. अब जो आपका अलग अलग कंपाउंड है प्यूरिन का वो अलग अलग अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो रहा है. लाइक जो N1 है आपका वो आपको एस्पार्टेट प्रोवाइड कर रहा है. C2 पे आपका C2 एंड C8 वहां पे आपका फॉलिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पे फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट है, उसमें मिथाइलिनी टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट है. देन 3rd एंड 9th पे आपका ग्लूटामिक एसिड है. देन 4, 5, 7 आपका ग्लाइसिन प्रोवाइड कर रहा है. 6th पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसको C प्रोवाइड कर रहा है. तो ये आपका अलग अलग कंपाउंड जो हैं जो इसका स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट आपका क्या होता है, जो प्यूरिन का सिंथेसिस होता है वो आपका किससे होता है? राइबोज 5 फॉस्फेट को. ये प्रिपरेटरी स्टेप है, ये उसका मेन स्टेप नहीं है. ठीक है. सो राइबोज 5 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? PRPP पे, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, और ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जो पायरोफॉस्फेट बना है इस पे एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे, फिर वहां से सिंथेसिस होगा. ठीक है. तो फर्स्ट राइबोज 5 फॉस्फेट से आपका बन रहा है PRPP, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम PRPP सिंथेटेज, और ATP जो है वो AMP में प्रोड्यूस हो रही है.
ठीक है। तो इस तरीके से आपका अब ये आपकी रिंग बन गई। अब इसमें एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऐड होके उसको रिंग स्ट्रक्चर, पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर बाद में रिंग क्लोज होगी, और फिर आपका लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है प्यूरिन मेटालॉजिकल को IMP बनता है, मीन आयनोसिटीन मोनोफॉस्फेट। फिर उस आयनोसिटीन मोनोफॉस्फेट से आपका एडेनिन मोनोफॉस्फेट बनेगा एंड गुआनिन मोनोफॉस्फेट। फिर उसके बाद उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होके ATP बनेगा एंड GTP बनेगा। ठीक है। अब जब ATP डायरेक्ट AMP में प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने एनर्जी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं? ATP से यदि AMP बन रहा है तो कितने बनेंगे? 1 या 2 या 3? 2, क्योंकि यदि ATP से ADP बना तो एक फॉस्फेट ग्रुप हुआ, और ATP से AMP रिलीज हो रहा है तो मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहे हैं, तो 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो PRP एक तो आपका प्यूरिन सिंथेसिस में यूज होता है, साथ के साथ आपका पिरिमिडीन सिंथेसिस में भी यूज होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द सैल्वेज पाथवे। अब जब आपका PRP जो है फर्स्ट जब आपका ऐड होगा, यहाँ से आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से बताना है, प्रिपरेटरी फेज से। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका राइबोज आएगा, लेकिन ये मेन साइकिल का नहीं है, मेन साइकिल आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो जो ये PRP पे इसमें फर्स्ट ऐड होगा आपका ग्लूटामीन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोराइबोसाइल अमीनो ट्रांसफरेज, और इससे कंपाउंड बनेगा आपका 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1 अमीन। ठीक है। तो PRP में फर्स्ट आपके ऐड होगी ग्लूटामीन। देन फिर आपका जब ग्लूटामीन ऐड हो गया उसके बाद आपका ग्लाइसिन ऐड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल में यदि आप याद करते जाओगे तो, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइकिल है, तो आपको याद, सबसे पहले आपका PRP बना, फिर आपका ग्लूटामीन ऐड होगा, फिर आपका ग्लाइसिन ऐड होगा। तो जब 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1 अमीन में ग्लाइसिन ऐड होगा तो ये बनेगा ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम बोलेंगे गार। अब इसमें विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम गार सिंथेटेज, अब इसमें क्या हुआ? ATP ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऐड होगा ग्लूटामीन, सेकंड ऐड होगा आपका ग्लाइसिन। तो इससे आपको प्रोडक्ट का नाम भी याद करने में इजीली हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड आपका होगा आपका फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा। तो आपका ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि आपका फॉलिक एसिड ऐड हो रहा है, फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम गार ट्रांसफॉर्माइलेज। ठीक है। अब आपका फॉर्माइल ग्रुप ऐड हुआ, फर्स्ट ग्लूटामेट, सेकंड ग्लाइसिन, देन फॉर्माइल। तो नाम भी इजीली लर्न हो जाएंगे आपको। देन फिर आपका मिथाइलिनी टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट से आपका कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, और वो उसको फॉर्माइल ग्रुप दे देगा। अब फॉर्माइल ग्रुप के बाद वापस से आपका ग्लूटामेट ऐड होगा। ठीक है। फिर वापस आपकी ATP ADP में कन्वर्ट होगी, और ये क्या बन जाएगा? फॉर्माइल, पहले आपका था ग्लीसरनामाइड, अब हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामीन ऐड हो गया तो एक अमीन ग्रुप ऐड हो गया, तो फॉर्माइल ग्लूटामाइडिनी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट था FGAR, उसके बाद FGAM, क्योंकि उसमें फॉर्माइल ग्रुप आपका ग्लूटामेट का मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा फॉर्माइल ग्लूटेन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। देन फिर आपका इमिडाजोल रिंग हो जाए। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये अब आपका ओपन स्ट्रक्चर था, अब आपका इमिडाजोल जब ऐड होगा तो एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया? ग्लाइसिन माइडिनी से आपका बन जाएगा अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम बोलेंगे एयर। तो ये साइक्लेज की प्रेजेंस में आपका ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है। यहां तक आया सबको समझ में? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब आपकी रिंग क्लोज हो गई, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी। ठीक है। तो इसका क्या बच जाएगा? अब ये जो रिएक्शन है, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, वो यहाँ तो ATP यूज होता है, या आपका बायोटीन एज अ कोफैक्टर यूज होता है। क्यों? क्योंकि बायोटीन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है। पर इस रिएक्शन में, सेवेंथ रिएक्शन में, ना तो बायोटीन यूज हो रहा है, ना ATP यूज हो रहा है। ठीक है। तो एयर कार्बोक्सिलेज जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देगी, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा अमीनो कार्बोक्सी अमीनो
इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इमिडाजोल रिंग होने के बाद फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी फिर इसमें एस्पार्टेट ऐड होगा। ठीक है, एक रिंग बन गई, उसके बाद दूसरी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो अमीनो कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड के बाद फिर आपका एसआर सिंथेटेज से आपका एस्पार्टेट ऐड होगा उसमें। ठीक है, तो बन जाएगा आपका स्यूसिनाइल अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सीअमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि एस्पार्टेट आपका ऐड हो गया। अब जब एस्पार्टेट ऐड हुआ तो वो रिलीज होगा एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। जैसे आपने यूरिया साइकिल में भी देखा था ना, एस्पार्टेट ऐड होता है एंड जब वो बाइंड हो जाता है उसके बाद क्या कंपाउंड रिलीज होता है, फ्यूमरेट। तो सेम इसमें एक रिएक्शन में एस्पार्टेट होगा, दूसरे में फ्यूमरेट रिलीज होगा। सो आकार से अब आपका क्या बन जाएगा, जब फ्यूमरेट रिलीज हो जाएगा तो अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सीमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड एकार। ठीक है, यहां तक आया। ठीक है, स्यूसिनाइल बना, फिर उसके बाद आकार लाइस से फ्यूमरेज निकल गया और आपका बन गया अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सीअमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें वापस फॉर्माइल ऐड होगा क्योंकि एक और आपका टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट ऐड हुआ है। सो आकार ट्रांसफॉर्माइलेज से वापस फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट से टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट ऐड होगा और इसमें फॉर्माइल ऐड हो जाएगा। सो बन जाएगा ये एन फॉर्माइल अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सीअमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे बोलेंगे अपन फेकार। ठीक है, अब इसके बाद आपका आईएमपी का सिंथेटेज होगा और वाटर रिलीज हो जाएगी। तो आईएमपी सिंथेटेज से आपका फेकार से बन जाएगा आईएमपी, मींस आइनोसिडीन मोनोफॉस्फेट या आइनोसिडिक एसिड। तो इससे आपका ये जो फर्स्ट आपका जो न्यूक्लियोटाइड रिंग बनती है वो होती है आपकी आईएमपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आईएमपी इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विच इज फॉर्म इन द प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में आपका क्या आ रहा है, ग्लूटामेट, देन फिर आपका ग्लाइसिन आ रहा है, देन फिर आपका क्या आ रहा है मिथाइलिनी टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, फिर उसके बाद वापस ग्लूटामेट आएगा, देन फिर आपकी रिंग क्लोज हो जाएगी जिसके कारण वो क्या बन जाएगा, इमिडाजोल, फिर देन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, देन फिर स्यूसिनाइल बनेगा वो, तो आपका एस्पार्टेट ऐड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, फ्यूमरेट रिमूव हो जाएगा, फिर वापस आपका फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट ऐड होगा और उसके बाद लास्ट में रिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप याद करेंगे तो आपको नाम भी याद रहेगा और आप स्टेप भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको रिवाइज करना पड़ेगा, यदि आप आज जाके रिवाइज नहीं करोगे तो आप वापस भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि बुक में इतने इजी अच्छे तरीके से समझाया हुआ नहीं है। ठीक है, अब आईएमपी से आपका क्या बनेगा, एएमपी। इसमें अगेन आपका जीटीपी जो है वो, अब आप देखिए जहां पे भी एएमपी बन रहा है वहां पे जीटीपी यूज होगा, अब जहां पे जीटीपी यूज होगा वहां पे एएमपी यूज होगा, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, एएमपी एंड जीटीपी। ठीक है, तो फिर अब आईएमपी से आपका बन जाएगा अगेन एस्पार्टिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोस्यूसिनेट सिंथेटेज और एडिनाइल स्यूसिनेट आपका बन जाएगा आपका एएमपी। तो ये आपका 11th स्टेप है। सो ये आपका ओवरऑल फॉर्मेशन है प्यूरिन का। फर्स्ट ग्लूटामीन जो है वो पीआरपी से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोराइबोसिल अमीन, देन फिर आपका ग्लाइसिन ऐड होगा, देन फिर आपका क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर आपका फॉर्माइल ऐड होगा तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर आपका अगेन ग्लूटामीन ऐड होगा तो आपका बन जाएगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर रिंग क्लोजर होगी जिसके कारण क्या बन जाएगा, साइक्लेज एंजाइम यूज होगा आपका अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बनेगा अमीनो कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब आपका एस्पार्टेट ऐड होगा तो बन जाएगा स्यूसिनाइल अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सेमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फ्यूमरेट निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सेमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर आपका फॉर्माइल उसमें अगेन ऐड होगा
तो आपका बन जाएगा फॉर्माइल अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर वाटर रिलीज हो जाएगा तो आपका बन जाएगा आईएमपी आइनोसिटीन मोनोफॉस्फेट। फिर उस आईएमपी से आपका एएमपी बन जाएगा। ठीक है, अब आईएमपी से जीएमपी कैसे फॉर्म होता है? अगेन आईएमपी से आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज से बनेगा आपका एक्सएमपी मींस जेंसिटिक एसिड मोनोफॉस्फेट या जेंथाइलिक एसिड। फिर उसके बाद आपका अमीनो ट्रांसफरेज से आपका अगेन ग्लूटामेट, वहां पे एस्पार्टेट यूज हुआ है, यहाँ पे ग्लूटामेट ऐड हुआ है। ठीक है, सो आपका ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बन जाएगा, एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जीएमपी बन जाएगा। सो इस तरीके से आपके आईएमपी से एटीपी एक्सएमपी एंड जीएमपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगेन अब आप जैसे जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन है वो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से एटीपी एंड जीटीपी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जिसे हम सिनरिस्ट बोलते हैं कि मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं सिनर्जेटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब साल्वेज पाथवे मींस जो डिग्रेड हुए न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट उसी से यूज करके आपके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी डीनिवो सिंथेसिस है वो आपका ब्रेन एंड आरबीसीज के अंदर नहीं होता, वो बेसिकली लिवर ज्यादातर सब टिश्यू में होता है, लेकिन डीनिवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन विल नॉट अकर इन द ब्रेन एंड द आरबीसीज एंड बट साल्वेज पाथवे ब्रेन और आरबीसी में वर्क करता है। सो इस तरीके से आपका एडेनिन, इसमें आपका एडेनिन से आपका बनेगा एएमपी और पीआरपी अगेन इसमें यूज हो रहा है। तो एंजाइम है आपका एआरटी मींस एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। देन ग्वानिन और हाइपोजेंथीन में सेम एसजीपीआरटी एंजाइम यूज होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसजीपीआरटी, तो इसका नाम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो ग्वानिन से बन जाएगा जीएमपी। तो ये आपका साल्वेज पाथवे है। देन हाइपोजेंथीन से अगेन एसजीपीआरटी मींस हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज से आपका आईएमपी बन जाएगा। ठीक है, तो ये साल्वेज पाथवे है, वो आपका डीनिवो सिंथेसिस है। ठीक है, देन रेगुलेटरी स्टेप जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है अमीनो ट्रांसफरेज। एंड यदि आपका एएमपी एंड जीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो एलोस्टेरिक उस साइकिल को इनहिबिट कर देगा एंड जो एएमपी और जीएमपी वो इनहिबिट आईएमपी के भी सिंथेसिस को करेंगे। तो इसे बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है तो वो रेगुलेटरी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसका रेगुलेटरी एंजाइम है अमाइडो ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इनहिबिट कर देता है और ये आपका पीआरपी सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये आपका फीडबैक रेगुलेशन है। यदि आपका एएमपी और जीएमपी ज्यादा हो जाएगा तो वो आईएमपी के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। देन स्ट्रक्चर एनालॉग, तो हम प्यूरिन के इनहिबिटर्स में यूज करते हैं, जैसे कि आपकी सल्फोनामाइड ड्रग्स है। सल्फोनामाइड ड्रग्स जो है वो फाबा से रिजेंबल करती है। फाबा इज अ कंपोनेंट ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, तो जो फॉलिक एसिड वाली रिएक्शंस है उसको वो इनहिबिट कर देती है। एंड जो सल्फोनामाइड्स हैं दैट इज यूज एज अ एंटीबायोटिक। तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को डेवलप नहीं करने देती, बट वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का यही रोल होता है कि वो जो बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है, ह्यूमन को के सेल्स को अफेक्ट नहीं करती। दैट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक। एंड एंटी कैंसर ड्रग्स है जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, दैट इज ऑल्सो इज अ प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्योंकि कैंसर सेल्स में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मरकैप्टोप्यूरिन है वो क्या करती है, कन्वर्जन आईएमपी का जीएमपी में इसमें इनहिबिट करती है। देन आपका साइटोसिन एब्रोसाइट है, ये जो है आपको इनहिबिटर की तरह यूज होती है। देन मीथोट्रेक्सेट, ये आपकी एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि फॉलेट से रिजेंबल करती है, सो वो इनहिबिट कर देती है आपका फॉलेट का सिंथेसिस। एंड एजासिरिन जो है, दीज आर ग्लूटामेट
एंटागोनिस्ट है, तो ये आपका प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट कर देती है। ये इनके स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस है, क्योंकि ये प्यूरिन से रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चरली, so it has used as a inhibitor of purine synthesis. Methotrexate is a anti-cancerous drug. अब है आपका डिग्रेडेशन। अब आइनोसिटीन मोनोफॉस्फेट से आपका एडेनिन मोनोफॉस्फेट से आपका क्या बनेगा, आइनोसिटीन मोनोफॉस्फेट। फिर उस आइनोसिटीन से आपका बनेगा आइनोसिन, आइनोसिन से बनेगा फिर आपका हाइपोजेंसिन, देन जेंसिन एंड देन यूरिक एसिड। यदि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उससे डिजीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं गाउट। ठीक है, अगेन आपका एडिनोसिन से डायरेक्ट आपका आइनोसिटीन भी बन सकता है विद एडिनोसिन डीएमिनेज, एंड देन ग्वानिन से भी आपका हाइपोजेंसिन बनेगा, फिर देन जेंसिन, देन ग्वानिन से आपका ग्वानिन बनेगा एंड देन जेंसिन। सो दिस इज अ डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। सो जो इनबॉर्न एरर मोस्टली कॉमन होती है वो होता है आपका यूरिक एसिड, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द, तो उससे होता है आपका गाउट। एंड जेंसिन ऑक्सीडेज जो होती है इसमें आपकी मोलिब्डेनम एज अ मेटालो एंजाइम होता है जो कि इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो जेंसिन ऑक्सीडेज होती है उसके अंदर एफएडी, मोलिब्डेनम एंड आयरन होता है, एंड ये आपकी H2O2 प्रोड्यूस करती है। और आपका जेंसिन ऑक्सीडेज जो है ये जो है आपका H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो मीन्स आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। तो आपका यूरिक एसिड क्या करता है, H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होते हैं उसको वो यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से आपका यूरिक एसिड जो है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है हमारी बॉडी में। पर यदि ओवर प्रोड्यूस हो जाए तो वो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसके कारण ऑर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। एंड इट कैन ऑल्सो, इफ ये किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एंड स्टोन डेवलप हो जाएंगे। देन डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, गाउट, यदि आपकी पीआरपी सिंथेटेज की डेफिशिएंसी है, एसजीपीआरटी की डेफिशिएंसीज है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है आपका, क्या करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका क्या होगा, एचएमपी शंट ज्यादा वर्क करेगा, तो उससे ज्यादा राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, जिससे ज्यादा प्यूरिन का सिंथेसिस होगा और जिससे यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा। देन लीच-नीहान सिंड्रोम एसजीपीआरटीएस की डेफिशिएंसी के कारण होती है। देन इम्यूनोडेफिशिएंसीज यानी फॉस्फोराइलेज की एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसके कारण आपके लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, बी एंड टी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी। एंड जेंसिन यूरिया मीन जेंसिन ऑक्सीडेज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड आपका स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यूरिक एसिड का लेवल मेल एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ द बॉडी मास। ठीक है, तो आपका फीमेल्स में 2.5 से 2 to 5 होता है, फीमेल और मेल में 3 to 7 होता है। एंड क्योंकि आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन ज्यादा होता है तो इसलिए न्यूक्लिक एसिड कंटेंट भी ज्यादा होता है, एंड इट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन यदि 6 in फीमेल्स से ज्यादा हो और 7 in मेल्स, तो इट मीन्स इट्स अ हाइपरयूरिसीमिया। और यदि वो एक्सक्रीट आउट होगा तो उसे बोलेंगे यूरिकोयूरिया। देन गाउट, यदि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके सैनोवियल फ्लूइड्स एंड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लग गए, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थराइटिस। गाउटी ऑर्थराइटिस में मीन्स यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज है। दूसरी ऑर्थराइटिस होती है आपकी रोमेटॉइड ऑर्थराइटिस। ठीक है, सो गाउटी ऑर्थराइटिस में बेसिकली लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली जो फर्स्ट अफेक्टेड होता है दैट इज द ग्रेटर टो। ठीक है, तो इसमें मेटाकार्पल फेलिजियन जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो इन्फ्लेमेशन करता है। एंड वो यूरिनरी ट्रैक में, क्योंकि यदि किडनी में एक्यूमुलेट हो गए तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकता है, रीनल डैमेज कर सकता है, कैलकुलाई। सो प्राइमरी यदि मीन्स यूरिक एसिड का ही कोई मेटाबॉलिज्म इफेक्ट है, जैसे कि यदि फॉस्फोराइबोसाइल अमीनोटाइजमेज की डेफिशिएंसी है, पीआरपी सिंथेटेज प्रॉपरली नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा, देन यदि सैल्वेज पाथवे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, और ग्लूकोज
6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी, तो ये प्राइमरी ग्लाइकोज्यूरिया में आ जाएंगे। देन सेकेंडरी, यदि अपार्ट फ्रॉम दैट मेटाबॉलिज्म के पार्ट यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि इन द केस ऑफ द ट्यूमर, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो उसका डिग्रेडेशन भी ज्यादा होगा। तो इन केस ऑफ द कैंसर और मेलिग्नेंसी कंडीशन यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो रहा है। सो कैंसर पेशेंट में इसलिए हम कई बार जो होती है एंटी यूरिटिक ड्रग्स भी देते हैं ताकि यूरिक एसिड जो है वो इजिली लीक आउट होता चला जाए। देन यदि आपका ट्रॉमा है, टिश्यू डैमेज है, तो उसमें भी जब ब्रेकडाउन होगा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का, तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। एंड इसका एक्सक्रीशन कब, यदि रीनल फेलियर है और यदि आप ड्रग्स ले रहे हो जो कि क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। यदि रीएब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी को रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ट्यूबुलर फंक्शन को यदि अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इन केस ऑफ एसिडोसिस कंडीशन जिसमें ट्यूबुलर फंक्शन अफेक्ट हो जाता है एंड वो प्रॉपरली किडनी वर्क नहीं कर पाते। देन इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जो फर्स्ट इसकी प्रेजेंटिंग होती है कि आपकी फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट जिसे हम बिग टो कहते हैं, उसमें आपका ऑर्थराइटिस सिम्टम्स अपीयर होना। तो बेसिकली जो आपका गाउट होते हैं ये स्मॉलर जॉइंट्स का अफेक्ट करती है, ठीक है, और जो आपका रूमेटॉइड दैट अफेक्ट्स बेसिकली द लार्जर जॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट, फिर बाद में लार्जर जॉइंट को भी अफेक्ट करती है, पर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इनकी स्मॉलर जॉइंट्स में होती है गाउटी ऑर्थराइटिस की। और क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या आएगा कि फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट अफेक्ट हो रहा है एंड इट इज अ वेरी पेनफुल, क्योंकि साइनो फ्लूइड में आपके क्रिस्टल्स डेवलप हो गए हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया एंड लीस्ट कॉमन एरिया आपका अपर बॉडी टिश्यूज होते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन है आपका गाउटी ऑर्थराइटिस का। देन ड्रग्स हम कौन कौन सी देंगे जो कि उसके एक्सक्रीशन को अफेक्ट करे, यूरिक एसिड के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करे, उसके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करे, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि क्या करती है ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे। एंड एलोप्यूरिनॉल बेसिकली जो ड्रग होती है जो कि क्या करती है आपकी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज पे एक्ट करती है, जो कि ये आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी होती है क्योंकि ये एलोजेंथीन बना देती है। फिर ये एलोजेंथीन आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। तो इट्स जो एलोप्यूरिनॉल है ये सुसाइडल एंजाइम इनहिबिशन का भी एग्जाम्पल है। तो पेशेंट को हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करेंगे कि प्रोटीन इंटेक डिक्रीज करना है, अल्कोहल इंटेक डिक्रीज करना है, क्योंकि अल्कोहल के कंजम्पशन में NADPH यूज होता है और यदि NADPH प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी एग्जांपल है और सुसाइडल का भी एग्जांपल है। एलोजेंथीन जो है वो डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में यही मतलब सुसाइडल में ये होता है कि प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो ये एग्जांपल होता है आपका सुसाइडल इनहिबिशन का। देन ज़ैंथीन एंड हाइपोजेंथीन इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द किडनी। सो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है एलोप्यूरिनॉल एंड हाइपोजेंथीन का। देन लीशनियन सिंड्रोम इज द एक्स लिंक्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, इसमें SGPRase की डेफिशिएंसी होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होगा, सेल्फ म्यूटिलेशन मीन्स पेशेंट अपने आप को हार्म करता है चाइल्ड, एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड एंड प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द किडनी जिसे नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज है जिसमें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। इसमें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का एक्सक्रीशन होगा, यूरिक एसिड का सिक्रीशन कम होगा और स्टोन्स कौन से मिलेंगे, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के स्टोन एक्यूमुलेट हो जाएंगे किडनी में। देन एडिनोसिन डेफिशिएंसी जिसमें आपकी इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि B and T सेल्स प्रॉपर्ली फॉर्मेट नहीं होंगी। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स है।